बताए तो वापस ले लो। दूसरा उन्होंने कहा बड़े धड़ल्ले से एक और झूठ और सफ़ेद झूठ कि जी हमने जो गाड़ियां ख़रीदी हैं टिड्डी दल के लिए रीवोस, वो तो हमें एनडीएमए के जनरल साहब ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमें कहा था, इसलिए हमने गाड़ियां ख़रीद ली। तो मैं पूछना चाहता हूँ 40 गाड़ियां तो पिछले साल उनके लिए पैसे रखे गए और ख़रीदी गई। तो पिछले साल तो ना एनडीएमए ने आपको कहा था, ना नेशनल एक्शन प्लान बना था, और गुज़िश्ता रोज़ फिर एनडीएमए के जनरल साहब का बयान भी आ गया कि हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत किसी किस्म की गाड़ियां ख़रीदने के लिए वज़ीर आला को नहीं कहा। एक और झूठ। तीसरा उन्होंने कहा कि जी हमने तो गाड़ियों के लिए 4.25 अरब की जो गाड़ियां रखी हैं उसके लिए हमने कोई बजट नहीं रखा। तो बजट बुक्स देख लीजिए, 4.25 अरब की गाड़ियां इसके लिए रखी गई हैं डिप्टी कमिश्नर्स के लिए, 15 करोड़ की गाड़ियां फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, और इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने खैरियत इनकी पूछी तो उन्होंने मुकर गए, उससे वापस आ गए। तो इससे साबित कर लीजिए इस दफ़ा का बजट झूठ और सफ़ेद झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं था। अफसोसनाक पहलू इस बजट में, आज इन्होंने कहा कि जी हमने ये किया, हमने वो किया। इस शहर कराची के लिए जिससे 90% टैक्स कलेक्शन हो रहा है आजकल, 90% टैक्स कलेक्ट करते हैं शहर से, और सिर्फ 20 करोड़ रुपए के नया प्रोजेक्ट रखा है कोई। इस दफ़ा का बजट कहते हैं कोरोना आ गया, हालात ख़राब हो गए, 60 अरब रुपए का कमी हुई है। हमेशा डेवलपमेंट में चूँकि पैसे कम आए, टैक्स कलेक्शन कम हुई, डेवलपमेंट के बजट में 60 बिलियन की कमी हुई, और नॉन डेवलपमेंट जिसको अलल्ले तलल्ले का बजट कह लें, शाख खर्चियों का बजट कह लें, अय्याशियों का बजट कह लें, उसके लिए 100 अरब ज़्यादा रखे गए। 20 करोड़ रुपए नहीं है इस दफ़ा भाई साहब, बाकी ऑन गोइंग है सारी, कराची के लिए कुछ नहीं, निश्ता का ना। 100 अरब रुपए नॉन डेवलपमेंट के अंदर 100 अरब रुपए बढ़ाए गए हैं, और डेवलपमेंट के अंदर 60 अरब कम किए गए हैं। वाह सही वाह। कुछ कहते हैं तो फिर हबीब जालिब आपको याद आ जाता है, हबीब जालिब के शेर आपको याद आ जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्म इस सूबे से किस लिए किया, इस शहर से क्यों किया, और इस नॉन डेवलपमेंट बजट में क्या कुछ है। गाड़ियाँ हैं, सीएम हाउस के एक्सपेंसेस हैं, हेलीकॉप्टर के खर्चे हैं, मतलब सीएम हाउस के एक्सपेंसेस अरबों रुपए बढ़ा दिए, हेलीकॉप्टर के खर्चे बढ़ गए ज़ात के। अगर यही जो आपने अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी, ये पैसे आप दवाइयों के लिए रख देते, ये पैसे आप तालीम के लिए रख देते अभी, और इस शहर कराची अभी सुना है 22 करोड़ रुपए ये नालों शालों के लिए दिए हैं, मानसून आने वाली है, कराची के नालों की सफाई के लिए। बड़े अफसोस की बात है, जब सर पे आने वाली है बारिश, ये नाले भी पिछली तरफ की तरह होगा, इनके वो कहेंगे डिफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड पार्टी के चेयरमैन के ज़्यादा पानी आता है, बारिश ज़्यादा आता है तो ज़्यादा पानी आता है, इसलिए भाई पानी आ गया कि बारिश ज़्यादा आया, पानी ज़्यादा आया, डूबो मरो, छोड़ दिया। और ये अरबों रुपए कचरे आज कराची को, इन्होंने कहते हैं हमने कराची का ख्याल रखा, कराची को आपने कचरा कुंडी बना दिया। 12 साल के अंदर कराची के साथ आपने, चूंकि आपको वोट नहीं मिलता अर्बन एरियाज में, जुल्म तो जहां मिलता है वहां भी ऐसा ही करते हैं। सबसे ज्यादा जुल्म तो इन्होंने लाड़काना वालों के साथ भी किया। बताता हूं लाड़काना के साथ क्या किया। चलो कराची वाले तो वोट नहीं देते, लाड़काना तो वोट देता है। कराची को कचरा कुंडी बना दिया, हर तरफ कूड़ा करकट, कराची के लिए पानी पीने को नहीं है। एक और झूठ, सॉरी यहाँ तीसरा झूठ, सफ़ेद झूठ। बड़े उससे कहते हैं कि जी K4 जो है वज़ीर आला साहब, मैं नाम कोई तब्दील नहीं करूँगा उनका, ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला साहब फरमाते हैं कि जी K4 जो है इमरान खान साहब ने बंद करा दिया था।
कि जी इमरान खान से उसमें मीटिंग हुई थी आपके स्टेट गेस्ट हाउस में, और इमरान खान साहब ने कहा था कि इसमें करप्शन हुई है तो इसको बंद कर दो। तो मैं बताता चलूँ कि K4 पे, हाँ, K4 के अंदर 25 अरब का प्रोजेक्ट था पहले, 12 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे, 12 अरब 12.5 इन्होंने देने थे। फेडरल उस वक्त की वफाक ने 12.5 अरब इनको दे दिए थे, इन्होंने अपने हिस्से के दिए नहीं, लेकिन उसको गलत तरीके से उसकी गलत डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग पता नहीं क्या की, उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने रुकवा दिया, जबकि K4 बनना चाहिए। K4 ठीक प्रोजेक्ट था। गुज़िश्ता 4 महीने से जब उसकी नेस्पा की रिपोर्ट आई, उसके बाद टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आई, और अब शायद 75 अरब के अंदर K4 तैयार हो सकता है, और आधे पैसे वफाक ने देने हैं, आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट ने देने हैं। कराची प्यासे कराची को, जिसको इन्होंने करबला बना दिया है, प्यासा कर दिया है, उससे प्यास बुझाने के लिए K4 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़रूरी प्रोजेक्ट है। 4 महीने से आपकी कैबिनेट की मुंतज़िर है वो रिपोर्ट कि कैबिनेट फैसला करे कि इस प्यासे कराची वालों को पानी कैसे देना है। शर्म, बड़ा इस दफ़ा हर तकरीर में कहते थे शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। तो मैं कहूँगा कि कुछ आप भी अगर थोड़ी, तो मैं बताता चलूँ कि K4 पे, हाँ, K4 के अंदर 25 अरब का प्रोजेक्ट था पहले, 12 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने देने थे, 12 अरब 12.5 इन्होंने देने थे। फेडरल उस वक्त की वफाक ने 12.5 अरब इनको दे दिए थे, इन्होंने अपने हिस्से के दिए नहीं, लेकिन उसको गलत तरीके से उसकी गलत डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग पता नहीं क्या की, उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने रुकवा दिया, जबकि K4 बनना चाहिए। K4 ठीक प्रोजेक्ट था। गुज़िश्ता 4 महीने से जब उसकी नेस्पा की रिपोर्ट आई, उसके बाद टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आई, और अब शायद 75 अरब के अंदर K4 तैयार हो सकता है, और आधे पैसे वफाक ने देने हैं, आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट ने देने हैं। कराची प्यासे कराची को, जिसको इन्होंने करबला बना दिया है, प्यासा कर दिया है, उससे प्यास बुझाने के लिए K4 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़रूरी प्रोजेक्ट है। 4 महीने से आपकी कैबिनेट की मुंतज़िर है वो रिपोर्ट कि कैबिनेट फैसला करे कि इस प्यासे कराची वालों को पानी कैसे देना है। शर्म, बड़ा इस दफ़ा हर तकरीर में कहते थे शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। तो मैं कहूँगा कि कुछ आप भी अगर थोड़ी बहुत हो, और पानी तो यानी चुल्लू भर पानी ज़रूर मिल जाएगा आपको, चुल्लू भर पानी तो मिल ही जाएगा, किसी टैंकर वाले से मिल जाएगा, किसी हाइड्रेंट वाले से मिल जाएगा। उस चुल्लू भर पानी में वो तमाम लोग डूब मरे जिन्होंने 4 महीने से उस रिपोर्ट को उसमें लाना, कैबिनेट में लाना मुनासिब नहीं समझा। कैबिनेट में आ गया, गाड़ी खरीदनी है कैबिनेट में आ गई, सब्सिडी देनी है कैबिनेट में आ गई, गंदम की सब्सिडी देनी है कैबिनेट में आ गई। पानी भाई क्यों मरे, डूब मरे, क्या है इसका। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने सौतेली माँ का सलूक किया है अर्बन एरियाज़ के साथ और अपने लड़काना के साथ भी। और मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने शहरों के साथ साथ पूरे सिंध को खंडर बना दिया है, पूरे सिंध को इन्होंने खंडर बना दिया है। अब बात करते हैं कि हमने बड़े ज़बरदस्त बजट दे दिए, हेल्थ के अंदर हमने बढ़ा दिया है, 3 अस्पतालों की बात करते हैं भाई, ये तीनों अस्पताल, और बड़े अफसोस की बात है, आप सब समझ सकते हो, बड़ी घटिया बात की है, खैर उसूली बात की है। ये तीनों अस्पताल वफाक के थे, 1955-50 से चले हैं, वफाक ने बनाए थे। 2011 में 18वीं तरमीम आई, चले गए फेडरल को, चले गए 18वीं तरमीम के तहत। 2016 में इनके स्टाफ मेंबरान गए, उन्होंने केस किया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं फेडरल में जाने चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट को तो पता है ना अस्पतालों के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये अपील में चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वफाक को जाने चाहिए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने वफाक पे ने अस्पतालों पे हमला कर दिया। तो मैं कहता हूँ क्या हमला, ये ऑलरेडी वफाक के थे, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की पासदारी की गई, और उसके बाद एक बड़ा शर्मनाक बयान आया बिलावल जरदारी का, उसके बाद उनकी फुप्पो का और वज़ीर आला साहब का भी, कि भाई हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो हमें दे दो, फिर ले जाओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अजरा पेचियो साहिबा जवाब दीजिएगा, बिलावल साहब आपको जो पर्ची लिख के दे देता है, पता नहीं कौन देता है, सुमरो देता है, डेविड देता है, कौन देता है, जो पर्ची आपको दे देता है आप वो पढ़ देते हो,
जो पर्ची मिलती है वो पढ़ देते हैं। ये बताइए कि जब 18वीं तरमीम के तहत अस्पताल आपके पास आए थे, क्या पिछले 50 साल में जो उस पर पैसे खर्च हुए थे, क्या अस्पतालों के कंस्ट्रक्शन में जो पैसे खर्च हुए थे, किसी ने मांगे थे आपसे? 2 और 2 4 की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि ये अस्पताल वापस चाहिए तो पैसे हमारे दो। क्या वो पैसे जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट से लगे थे? क्या वो पैसे ओमनी ग्रुप के अकाउंट से लगे थे? क्या आपने अस्पतालों में अपनी जेब का पैसा डाला? आपने तो लूटा है उसके अंदर। NICVD आज भी 15-16 अरब का मकरूज है, आपने लूटा है उसके अंदर। 37 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाहें हैं NICVD में। 37 करोड़ रुपए महीना तनख्वाह में जाता है। 4.5 अरब सालाना तनख्वाह में जाता है। और वो तनख्वाहें नवीद कमर के भाई, सबसे बड़ी तनख्वाह नदीम कमर को जाती है पीपल्स पार्टी के पास, नदीम रिजवी को जाती है, और इनके ले पालकों को जाती है कि उनके वो वहाँ से शेयर भी होता होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि अस्पतालों से अगर चलाने हैं तो पैसे जो हमने खर्च किए वापस दे दो। तो जब आपको मिले थे आपने 50 लाख साल का खर्चा दिया था, आपने इसकी कंस्ट्रक्शन का खर्चा दिया था। ऐसा नहीं होता है ना, वफाक किसी और की है। पूरा मेरा जुमला सुन के मैं साहबी भाइयों से कहता हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि वफाक को पैसे देने चाहिए थे, नहीं। पैसा ना मेरे बाप का, ना तेरे बाप का, ना मेरी कंपनी का, ना तेरी कंपनी का, ना वजीर आजम का, ना वजीर आला का। ये पैसा गरीब आवाम का, बिजनेस कम्युनिटी का, ये टैक्स पेयर का पैसा होता है जो कि गरीब आवाम पे खर्च होना होता है। पैसा वफाक से आए या पैसा सूबे से आए, पैसा टैक्स पेयर का होता है, ना मेरे बाप का ना तेरे बाप का। ये आवाम पे खर्च करना होता है। क्या घटिया बात की, मतलब अस्पताल चाहिए तो भी 2 और 2 4। आपकी किताब में तो बगैर पैसे के कोई चीज़ होती नहीं है। आप कहना कि जी आओगे, इनसे तो पूछो ना 2 रोटी जमा 2 रोटी कितने होते हैं, ये कहेंगे 4 रुपए। इनको तो हर चीज़ के जवाब रुपए में चाहिए। तो मैं कहता हूँ बड़ा अफसोसनाक इनका। और ये अस्पताल, इन्होंने सिंध के 111 हेल्थ यूनिट्स जो हैं, अस्पताल लेना चाहते हैं। सिंध के बजट की बात करते हैं, हमने हेल्थ का बजट बढ़ा दिया। 111 हेल्थ फैसिलिटीज़ IHS नामी NGO को दे दी हैं, जिनमें THQs और RHCs हैं। और उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपने देखा कि गड़ी यासीन जैसी जगह एम्बुलेंसें नहीं है, गधा गाड़ी के ऊपर लाशें ले जाते हैं। कचरा कुंडी पे माएँ बच्चे जन्म दे रही हैं, 7-7 बच्चे लोडर गाड़ियों में लाशें लेकर जाई जा रही हैं। पूरे सिंध में ना अस्पताल में दवाइयाँ हैं, और दवाइयाँ आई है लाड़काना। कोई शर्म है, कोई हया है? इस कोरोना की सूरत हाल में 2 करोड़ की दवाइयाँ लाड़काना गई शहीद भुट्टो बेनजीर के वोटर्स के लिए। 2 करोड़ की दवाइयाँ प्राइवेट बेच दी किसी को, सरकारी लोगों ने, आपके DHOs ने, आपके MS ने, आपके डॉक्टर्स ने। वो लोग कुछ भी नहीं है। पूरे सिंध में डिस्पेंसर्स का, स्टोर कीपर्स का राज है। हर सिविल अस्पताल के अंदर सबसे बाइख्तियार बंदा वहाँ का स्टोर कीपर है, या वो है जो प्रोक्योरमेंट करता है, और वो DHO का ब्रोकर होता है, और डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री से उसका वास्ता होता है, ब्रोकरी करता है उनका। और वो 2 करोड़ की दवाइयाँ मिलती कहाँ से है लाड़काना में? आज बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हो, 2 करोड़ की दवाई मिलती है कब्रिस्तान से जाकर। तो मैं कहूँगा इसको भी आप कहते हैं कि हमने तो भाई मुर्दों के इलाज भी शुरू कर दिए, जिंदों के इलाज कर लिए, हमने तो मुर्दों को भी दवाइयाँ देनी शुरू कर दी हैं। शर्म नहीं आती है? और उसके अलावा कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती है। आप कहते हो हमने हेल्थ का बजट अच्छा कर दिया है। एम्बुलेंस आप ठेके पे दे देते हो, मर्फ को उसको ठट्ठा और सजावल देते हैं, एम्बुलेंसें ठेके में दे देते हैं। जाली डोमिसाइलों पे आप नौकरियां बेचते हो, मतलब नौकरी खपे बगैर डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल के बगैर खपे तो 20 लाख ले लो, बमा डोमिसाइल खपे तो 25 लाख ले लो, विद डोमिसाइल खपे तो 15 लाख की, उससे छोटी बगैर खपे तो 20 लाख ले लो, बमा डोमिसाइल खपे तो 25 लाख ले लो, विद डोमिसाइल खपे तो 15 लाख की, उससे छोटी विदाउट डोमिसाइल खपे तो 10 लाख की, उससे छोटी विद डोमिसाइल खपे तो 8 लाख की, विदाउट डोमिसाइल 5 लाख की। मतलब डोमिसाइल्स जिसको नौकरी चाहिए, मुझे चाहिए फ़र्ज़ किया, अच्छा मेरा ताल्लुक़ है फ़र्ज़ किया टंडो आदम से, लाड़काना में नौकरी आई हुई है, बुलाएंगे, डील करेगा ब्रोकर आगे, बाबा है डोमिसाइल, कहेंगे नहीं है, चलो भाई इसके लिए 3 लाख और लगेंगे, आपको टंडो आदम बना देंगे। वो
हर शहर में दूसरे ये तो अलग चीज, दूसरे सूबे के लोगों को धारेन के डोमिसाइल देना हुआ, धारेन की आबाद करे हुए हो। मां चमदुआ ये सिंध दुश्मन पार्टियां, ये सिंध जी गदार पार्टियां। और उस दिन ये लोग बातें करते हैं, ये लोग हर दिन चौथे दिन सर्कस लगवाते हैं, सिंधी हो तो खड़े हो जाओ, सिंधी हो तो बैठ जाओ, सिंधी हो तो खड़े हो जाओ, नहीं हो तो बैठ जाओ। तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट किसी से लेने वाला कि कौन सिंधी है कौन सिंधी नहीं है? और उसके जवाब में मैंने कहा ठीक है हम सिंधी हैं सारे, जो सिंध में पैदा हुआ, सिंध में मरेगा, सिंध में रहता है, सिंध में जिएगा, वो सिंधी है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहले पाकिस्तानी और उसके बाद अपने अपने सूबों में रहते हैं। मैंने कहा भी आज दुआ कराते हैं, याद रखना सिंध लोग, सिंध वासियों याद रख जाओ। मैंने दुआ करवाई, क्या मिल के दुआ करते हैं कि जिसने सिंध को लूटा अल्लाह ताला उसको नेस्तो नाबूद करे। मैंने कहा खड़े हो जाओ। पहले मैंने कहा हाँ हम सिंधी हैं। मां जो बाबा बी वञो जे सिंधन के जिंद के लुटियो अल्लाह साईं उनके तबाह बर्बाद करे। एक भी लुटेरा खड़ा नहीं हुआ। याद रख जाओ सिंध वासियों, हिकिड़ो भी धड़ेल उथी कोन बीठो दुआ लाए त सभिनी जे पेट में इहो हराम माल आहे, इहो सिंधियुनि जो माल आहे, असांजी दवाउनि जो माल आहे, असांजी किताबनि जो माल आहे, असांजी रोडनि जो माल आहे, असांजे रस्तनि जो माल आहे। इन्हनि हराम खोरनि जे पेट में हिकिड़ो कोन बीठो। को हीअं पियो वञे, को हीअं पियो वञे। बाबा उथी मां दुआ पियो कि मैं दुआ कर रहा था, जिन्होंने सिंध को लूटा वो तबाह बर्बाद हो जाए। अगर नहीं लूटा था तो खड़ा हो जाते ना। ये सिंध के बनेंगे सरपरस्त? कनासरो मतलब इन्होंने तालीम तबाह की, तालीम पे अभी बात करेंगे हमारे दोस्त। तालीम तबाह की, सेहत तबाह की, इन्होंने तहजीब तबाह कर दी। सिंध की हज़ार साल पुरानी तहजीब, मोहनजो दाड़ो में भी 25 करोड़ का टीका लगा दिया। मोहनजो दाड़ो में आपने देखा था अजरक की इन्होंने लुंगियां बांध दी। लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर। अजरक की पता नहीं क्या बना, हमारी इज्जत, हमारी अजरक, हमारी टोपी, उसकी इन्होंने लड़कियों को पता नहीं क्या तहमत बना दिए थे, गोद पहना दी थी। क्या किया था हमारी तहजीब के साथ? शर्म नहीं आती आपको? मोहनजोदाड़ो के अंदर आपने कनासरो सिस्टम के तहत करप्शन की, बम्बोर में आपने कनासरो सिस्टम में अरबों रुपए की करप्शन की, गोरख में आपने कनासरो सिस्टम को यूज करते हुए अरबों की करप्शन की, उमरकोट के किले में आज भी कुत्ते बाहर पड़े हुए होते हैं, उसको तबाह किया। सिंध की तारीख को आपने तबाह कर दिया। कोई चीज़ आपने नहीं छोड़ी। और कहते हैं बड़ा अच्छा बजट दे दिया हमने। एड्स भी लाड़काना इन्होंने लगाई है। अगर दवाइयाँ मिलती तो एड्स ना लगती। चूँकि दवाइयाँ जब कोरोना के अंदर भी दवाइयाँ बिक रही हैं तो पूरे 12 साल में कितनी दवाइयाँ बिकी होंगी उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। उसके अलावा गंदम, कितने अफसोस की बात है इस साल ये बजट में बता रहा हूँ। आज बड़ी बड़ी तकरीरें की, आखिर में पेट्रोल पे भी बात करूँगा आपसे मैं। बजट कह रहे हैं बड़ा अच्छा दिया हमने। 16 अरब की गंदम इनके चूहे खा गए। आज की तारीख में फूड डिपार्टमेंट 80 अरब का मकरूज है। इसलिए मकरूज है कि हर साल होता है बैंकों से कर्जा लिया जाता है, गंदम प्रोक्योर की जाती है, फिर गंदम बेची जाती है, उसके बाद पैसा वापस जाता है। गंदम जो बेची वो जाली चेक्स के ऊपर बेची, उधार पे बेची, लोगों ने पैसे नहीं दिए। 180 अरब की मकरूज है फूड डिपार्टमेंट। पिछले साल 5 अरब की सब्सिडी दी जाती है कि गरीबों को फ़ायदा मिले। इस दफ़ा 11 अरब की सब्सिडी दे किस लिए दी कि भाई गरीबों को फ़ायदा मिले, लेकिन वो सब्सिडी चली गई सूद के अंदर। और ये 16 अरब की गंदम इनके चूहे खा गए। गोदामों में पड़ी हुई गंदम बेच दी, मिट्टी डाल दी। घोटकी से ट्रक चलता है गंदम लेकर, कराची पहुंचता है मिट्टी लेकर। मतलब कोई बात है? और इनके फूड के अंदर जिम्मेदार इनके सब खुद लोग। और 10 अरब की गंदम तो नैब ने रिकवर करके दी है, लेकिन ये सब्सिडी जो इन्होंने दी वो गरीब के पेट पे लात मारी इन्होंने। चीनी की सब्सिडी, आज कह रहे थे कि जी चीनी मुझे नहीं पकड़ो, 2018 तक पकड़ो। मैं पुराना चोर हूँ, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चीनी की 4.1 बिलियन की सब्सिडी इन्होंने अपने दौर में दी। 4.1 बिलियन की ओमनी ग्रुप को, दीगर कंपनियों, शुगर मिलों को। और इस साल जो पेंडिंग पैसे थे इस साल बजट के अंदर, इस साल के बजट में रखे हैं। इस साल के बजट में पुरानी सब्सिडी पैसे अब 2017 में पैसे हुए फ्लड के दे रहे हैं अब। उसके अलावा पानी, हम तो प्यासे थे, शहरी इलाके वाले भी प्यासे थे। इस शहर कराची के लोग, हैदराबाद के लोग तो ठीक है, वो बेचारे प्यासे हैं, दर लेकर डोल लेकर फिर रहे हैं, पानी मिल जाए। आरओ प्लांट्स के नाम पे आपने देखा होगा कि 20 रोज़ पहले 4 मजदूर इस्लाम कोर्ट में कुआं, पानी की तलाश में कुआं खोद रहे थे अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए।
4 मजदूरों के ऊपर रेत गिर पड़ी। पानी की तलाश में 4 मजदूर मर गए, तुम्हारे आरओ प्लांट नहीं चल के दिए। 7.5 अरब के आरओ प्लांट बंद पड़े हैं। एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट जिसका इफ्तिताह सदर मुमलिकत वक्त ने किया था, मामूम बनाया था पूरे थर को, आज वो आरओ प्लांट बंद पड़ा है। अब हेल्थ कार्ड किसने दिया? मेरे कप्तान ने। पूरे थर वालों को 2,75,000 लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया, अरबों रुपए की सब्सिडी, मतलब फैसिलिटी। अब आरओ प्लांट भी हम दे रहे हैं जो चलेंगे भी सही, इनकी तरह नहीं कि अरबों रुपए खर्च किए जिलानी को और उसके बाद खा गए। उसके अलावा आपने देखा कि बात करते हैं कि तैयारा हादसे वाले में फांसी दे देनी चाहिए, इसको तैयारा हादसे में फांसी दे देनी चाहिए, वज़ीर को पता नहीं किस किस को लटका देना चाहिए, फटका देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ जो बिल्डिंगें गिरी हैं उसमें किस किस को फांसी दिया आपने? तैयारे का तो नक्शा ठीक था, तैयारे में तो सीटें पूरी थी। पायलट के अगर लाइसेंस गलत है तो वो भी बताता हूँ किसके दौर के लाइसेंस हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो बिल्डिंगों में, नाजायज़ बिल्डिंगों में जिनके बगैर नक्शा पास किए हुए, यार पानी दे देना कोई, बगैर नक्शा पास किए हुए जो बिल्डिंगें बनी, उसमें जो लोग हलाक हुए, बेचारे शहीद हुए, उसके अंदर जिनके पैसे ज़ाया हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? इस 12 साल में आप लोगों ने बनाई है। और तैयारा हादसे में मैं बताता चलूँ, मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा परसों फरमा रही थी, बड़ी हमायत कर रही थी। 262 सुना है पायलट्स के, 262 पायलट्स के जाली लाइसेंसेस हैं। और दिए कब गए? या 1995 में पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत। मतलब यहाँ मोटरसाइकिल का जाली लाइसेंस तो ये बनाते ही हैं, जहाज का भी जाली लाइसेंस इन्होंने बनाया 65 लाख करोड़ रुपए रिश्वत लेकर 1995 में। दूसरा बैच कब बनता है? 2012-13 में। दोनों दफा कौन है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत। और दूसरी दफा सीए का एमडी या सीईओ चेयरमैन कौन था? नदीम यूसुफजई, जो कि इनका मनी लॉन्ड्रर था, इनकी पेशकश था, सिविल एविएशन को भी नहीं बख्शा। और उसके अलावा नफीसा शाह साहिबा, मैडम क्लीन, वेरी क्लीन। आपकी जो आप सेरा की बात करती हैं, जिसके तहत जो निकाले गए मुलाजमीन को दोबारा भर्ती किया था, आपकी एक बहन साहिबा भी आई थी, एक रोज़ बहाल हुई, दूसरे रोज़ 17 लाख रुपए लिए और तीसरे रोज़ फिर वापस चली गई। आपका खानदान बेनिफिशरी है। आपके अंदर से जो उबल रहा है पीआईए के लिए, हर रोज़ बैठी होती हैं, आपकी 2 बहनें बेनिफिशरी हैं जो गैर कानूनी भर्ती हुई थी, फिर इन्होंने सेरा लगाया, दोबारा उनको भर्ती किया, उसके अंदर आपकी 2 बहनें भर्ती हैं। हम समझ सकते हैं कि ये लोग इंटरनेशनली ये मर्डर है, ये टेररिज्म है। और ये किसी ग्रैंड अगर कोई क्लैमिटी हो जाती है, ये जो हादसा हो जाता है जिसमें मल्टीपल लाइफ का नुकसान होता है, तो ये जिसने लाइसेंस दिए, जिसके दौर में दिए, उन सबको भी लटकाया जाए, लटका दिया जाए ऊपर। भाई ये बात करते हैं कि मतलब अपनी आप मारते रहो, कुत्ते से आपने मार दिया आपको कुछ ना कहें, एड्स में आपने मार दिया आपको कुछ ना कहें, जाली बिल्डिंग में आपको मार दें आपको कुछ ना कहें। और ये जाली लाइसेंस वाले भी आप लोग खुद हो। पीआईए के पायलटों को जाली लाइसेंस देने की इंक्वायरी होनी चाहिए, जेआईटी बननी चाहिए। और आपके पायलट एजाज हारून जैसे लोग मनी लॉन्ड्रर, उनको आपने रखा जो आपके लिए पैसे ले जाते थे, पैसे ले जाते थे। जो काम अयान अली करती थी वही नदीम वो करता था, आपका एजाज हारून करता था, उबैद जतोई, न जाने कौन कौन। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, एक और झूठ बोला इन्होंने, वज़ीर आला साहब, चौथा झूठ। आपने कहा 26 सिर्फ 3 दफ़ा वेंटिलेटर मिले हैं। जनाब 169 वेंटिलेटर्स इनको मिल चुके हैं। अब क्या करें, इनका इलाज ही कोई किया। ये 76 को कह रहे हैं हमें मिले हैं, 169 वेंटिलेटर सिंध आ चुके हैं, इनको बता दिया जा चुका है, जिसमें बाईपैप भी हैं, पोर्टेबल भी हैं और मेन वेंटिलेटर्स भी हैं। सैकड़ों एचडीयू बेड्स भी इनको मिल चुके हैं। अब क्या करें, अगर किसी ने
तय कर लिया है कि हमने झूठ ही बोलना है, तो हम उसका इलाज हमारे पास नहीं है। डॉक्टर्स की किट्स, पीपी सूट्स इनको मिल चुके हैं और ये कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया। इन्होंने राशन नाम को नहीं दिया, सिर्फ भाषण दिए इन्होंने। और उसके अलावा चलो भाई हमें तो मामू बना दिया, रत्तो देरों में भी वालों को भी मामू बना दिया इन्होंने। मेरे पास तस्वीर नहीं है, आप लोगों को शेयर कर दूंगा। टंकी बनाई इलेक्शन के वक्त में, पीपल पार्टी का झंडा बना दिया कि जी आपको पानी मिलेगा हर बंदे को। उनैद भाई टंकी बन गई पीटीआई के झंडों की, ना उसमें पानी आने का कोई कनेक्शन, ना पानी निकलने की टोटी, ना पानी आता है ना पानी जाता है। बस बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश कम आता है तो पानी कम आता है। ये रत्तो देरों की टंकी, अभी आपको वीडियो देता हूँ। मतलब टंकी बनाई उस इलेक्शन से पहले, हिन्नमा पानी मिलंदो, हिन्नमा पानी मिलंदो। रत्तो देरों का लाड़काना, बिलावल का हल्का, अद्दी फरियाल का हल्का। अरे मामू भी बना रहे हो तो अपनों को, हम तो ठीक है मुजलूमीन हैं। ये ऐसे भी हरकतें इन्होंने की हैं, नलकों से पानी नहीं आता है। और उसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ें बताता चलूँ। अब ये बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल को आपको मैं इस पर स्टेट बता दूं कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो सस्ता किया गया, 1 महीने में सस्ता किया गया। और उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि जी 10 रुपये सस्ता कर दो, 10 रुपये बढ़ा देना, शोर नहीं मचेगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने तय किया कि जितना मैक्सिमम हमें सस्ता, कोरोना की वजह से सस्ता हुआ तो कुछ नहीं था। कोरोना की वजह से मोबिलिटी कम हो गई थी, कुएं भर गए थे, लोग तो कह रहे थे उठा के फ्री में ले जाओ, लेकिन लाजमी फ्री में आता नहीं, जहाज़ का खर्चा भी होता है, टैक्सेस होते हैं। सस्ता किया। अब पूरी दुनिया में 112% बढ़ चुका है। उसकी वजह से हमने सिर्फ शायद 23 या 25% इसके रेट्स बढ़ाए हैं। आज भी अगर हिसाब लगाएं, हमारे पास अगर 100 रुपये है, इंडिया में 186 रुपये है, जापान में 196 रुपये है, बांग्लादेश में 174 रुपये है, फिलिपीन में 156 रुपये का लीटर है, इस डॉलर के हिसाब से अगर अपने हिसाब से लगाते हैं। चाइना में 137 रुपये का लीटर है। इस वक्त भी खित्ते का सबसे सस्ता तरीन पेट्रोल हमारे पास है। फिर आया कि 3 दिन पहले क्यों कर दिया? एक और जहाज़ आना था, अगर वो आता तो इसका 32% बढ़ाना पड़ता, मज़ीद कीमत ज़्यादा होती। चूँकि देखें कुछ पेट्रोल ये सिंध में पैदा नहीं होता, बलूचिस्तान में पैदा नहीं होता, पंजाब से नहीं निकलता, ये सब इंपोर्ट होता है। भाई जितने का आएगा वैसे ही आगे जाएगा। तो ये पेट्रोल की सूरत हाल है। इसके ऊपर कल बड़ा ड्रामा किया गया, सर्कस लगाया गया, बड़ी बड़ी बातें की गई। और इसके अलावा चंद बातें आपके सामने में रखता चलूँ। वफाक ने क्या दिया वो भी आपको बता दूं। इन्होंने इस बजट के अंदर कुछ नहीं दिया। वफाक ने जो दिया 1200 अरब का पैकेज दिया जी, 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया वफाक ने। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो कराची को कुछ नहीं दिया। वफाक ने क्या दिया वो भी आपको बताता चलूँ। वफाक इस साल, आने वाले साल, जो परसों से साल शुरू हो रहा है, 23,615 मिलियन के प्रोजेक्ट्स शुरू होने, मतलब खर्च होंगे। अगले माली साल में 23,000 रुपये के प्रोजेक्ट वफाक की तरफ से यहाँ बनेंगे, जो कुछ ऑनगोइंग है, कुछ नए हैं, जिसमें 4,384 मिलियन ऑनगोइंग है, मतलब 4 अरब 38 करोड़ ऑनगोइंग, 19,232 मिलियन, 19 अरब के नए प्रोजेक्ट्स हैं। कराची के अंदर 17,184, 17 अरब के कराची में हैं। और उसके अलावा न्यू कराची के अंदर 12,800 के नए प्रोजेक्ट्स कराची के अंदर हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट हम कराची के अंदर जो कह रहे थे ना, आप कराची में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई आपने सिर्फ 20 करोड़ दिए हैं। और हमने उसके अलावा जो 1200 मिलियन का बजट, वो पैकेज था 1200 मिलियन का, उसके अंदर भी रिलीफ फॉर सिटीजन में डेली वेज, ये कोरोना के अंदर जो दिया 200 बिलियन डेली वेजेस लेबर, रिलीफ फॉर वल्नरेबल फैमिलीज 144 बिलियन, पनागा एक्सपेंशन 6 बिलियन, पेट्रोलियम रिलीफ उस वक्त दिया था 70 बिलियन, यूटिलिटी स्टोर्स को दिया था 50 बिलियन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर जो छूट दी गई थी 110 बिलियन। बिजनेस इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस इकॉनमी में भी बेनिफिशरीज ज़्यादा कराची में थे। पेमेंट टू फार्मर्स
फार्मर्स को जो दिया गया था 280 बिलियन दी गई थी कि लोग अपनी उनसे फार्मर्स से गंदम वगैरह खरीदी जाए। एग्रीकल्चर एसएमईज को 100 बिलियन, रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रीज को 100 बिलियन दिए गए थे। और बताना चाहते मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 बिलियन, टैक्स ब्रेक ऑन हेल्थ एंड फूड सप्लाईज 15 अरब, इमरजेंसी फंड 100 बिलियन, एनडीएम में 25 बिलियन। और उसके बाद बताता चलूं मेरे दोस्तों, क्या आपको बताता चलूं कि इन्होंने कहा 299 25 अरब का डाका पड़ गया। यार ये कैसी ज़बानें इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। फिर मैं कहता हूँ कि पता नहीं पर्ची कौन लिख के देता है, सुमरो लिख के देता है या डेविड लिख के देता है, मुझे तो नहीं पता कौन लिख के देता है। बिलावल साहब ने कह दिया जी, हम भी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कौन है। सुमरो को तो जानते हैं, इलेक्शन में हारा था लाड़काना में। डेविड पता नहीं कौन है, किसी को हमें नहीं पता कौन है। सुन रहे हैं डेविड डेविड डेविड, सुना है कोई एडवाइज़र है, पता नहीं कौन है, पता नहीं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सुना पर्ची वर्ची देता है वो लाड़काना में। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी 229 अरब का डाका बढ़ गया। तो भाई ये जुमले तभी तो कहते हैं अपने आप को कायद कहलाना छोड़ दो, आपकी लैंग्वेज नहीं है। अस्पतालों पे डाका पड़ गया, बिलावल जरदारी। 229 का डाका सिंध पे डाल दिया, बिलावल जरदारी। ये तो लगता है कि किसी बहुत छोटी सी सूबाई पार्टी या डिविजनल पार्टी की आप रहनुमा हो। भुट्टो ने रखा पंजाब से इब्तदा की, चारों सूबों की पार्टी, चारों सूबों की जंजीर को आपने तोड़ दिया। 4 डिवीजनों में बहदूद हो गए, कहाँ 4 सूबे और कहाँ 4 डिवीजन। और जो ये आपके साथ आके मुशीर है बिलावल साहब, ये 4 ज़िलों तक आ जाओगे आप, और ज़िलों का फैसला भी हम करेंगे कि आपको कहाँ तक। चलो 4 ज़िलों तक तो रहे, भुट्टो साहब की पार्टी है। उन्होंने कहा 229 अरब का डाका। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसा किस्सा नहीं है। इस दफ़ा अगर सिंध को 225 अरब कम मिले हैं, चूँकि पैसा मिलता है एनएफसी अवार्ड के तहत शेयर के हिसाब से, जितना शेयर इकट्ठा होता है, जितना टैक्स कलेक्ट होता है, उसी हिसाब से जितना टैक्स कलेक्ट होता है उसी लिहाज से शेयर मिलता है। इस दफ़ा चूँकि अच्छा कोरोना होने से पहले तक पिछले साल की इसमें हम इन्हें 38% ज़्यादा पैसे दे चुके थे फेडरल गवर्नमेंट इनको। इस दफ़ा पंजाब को मिला है 475 अरब कम। पंजाब ने तो नहीं कहा हम पे डाका डाल दिया। केपी को मिला है 154 अरब रुपए हिस्से से कम, चूँकि कलेक्शन कम हुई, केपी ने भी का डाका डाल दिया। तो फिर सिंध में डाके का अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया गया? इनकी जहनियत छोटी हो गई, अलमिया ये है। और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने टैक्स कलेक्ट करना था वज़ीर आला साहब, 288 अरब आपने टैक्स कलेक्ट करके खर्च करना था। आपका टारगेट जो आपने लिखा है कि हम 250 अरब कर लेंगे, लेकिन आपने सिर्फ 210 अरब तक आप जाएंगे। तो इसके हिसाब से तो 80 अरब का डाका आपने अपने घर में मार लिया। अगर आप हमारे 225 अरब को डाका कहते हो तो भाई 80 अरब का डाका तो आपने खुद सिंध के अंदर अपने हाथ से मार लिया। अगर आपका फार्मूला लगाया जाए। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि चलें K4 में तो बेनिफिशरी कराची वाला है। कराची वाला तो शायद आपका दुश्मन है, चूँकि आपको वोट नहीं देता। कराची तो आपकी इसीलिए आपकी गैंगवार का शिकार भी रहा कि आपको वोट नहीं देता। आरबीओडी से आपने क्या किया? आरबीओडी 9 अरब का प्रोजेक्ट था, परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर ने शुरू किया था। और कहाँ है ये? मंचर को साफ करने का। मंचर किसके हल्के में है पता है आपको? नहीं पता? साईं मुराद अली शाह के हल्के में मंचर है। मंचर की सफाई करने के लिए डिक्टेटर ने प्रोजेक्ट रख दिया 9 अरब का। बदकिस्मती से गए, जिम्मेदारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी, गई भैंस पानी में। इरिगेशन का तो जुल्म ये है, गंबट में अगड़ा शहर में अभी खज्जी के पुल से गुजरते हुए एक 10 साल का बच्चा गिर के मर गया। FIR कटनी चाहिए इन चोरों पे, डाकुओं पे, जिन्होंने बच्चे मरवा दिए। खैरपुर जिला वज़ीर आला कामिल शाह रह गए, अद्दी नफीसा शाह, मैडम क्लीन, आप भी तो खैरपुर की हैं। 3 दिन पहले गंबट शहर में साईं वसाण साहिबान भी फिरते हैं आगे बह के, हम यूँ कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं। वो खैरपुर में बच्चा मर गया, वो लकड़ी के पुल लगे हुए हैं। अरबों रुपए आपके आए हैं एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में। इरिगेशन को मिल गया सॉरी आरबीओडी का प्रोजेक्ट पहले 30 अरब पे गया, मंचूर गंडा, अब वो 64 अरब पे पहुंचा दिया इन्होंने।
64 अरब पे। ये भी साला मतलब K4 भी ऊपर जाए जा रहा है और RBOD भी, और RBOD से पूरे MNV ड्रेन का पानी समंदर में आना था। आज वज़ीर आला के हल्के के लोग 40 रुपए का एक डब्बा पानी लेते हैं। चलना है तो चलो मेरे साथ। मंछर के चारों तरफ जो वाटर फिल्टर प्लांट लगे हैं बंद हो गए। 40 रुपए का डब्बा लेते हैं वज़ीर आला के हल्के के लोग, और इन्होंने मंछर के नाम पे RBOD को भी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके अलावा बात करते हो कि क्या किया तुमने और क्या किया हमने। मेरे कप्तान ने क्या किया? सिंध के 50 लाख लोगों को, इस सूबा सिंध के 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए 12 हज़ार रुपए के हिसाब से दिए हैं। 60 अरब रुपए। अरे भाई, आपने 60,000 रुपए की भी कोई चीज दी है? 60 अरब रुपए। सिंध का शेयर बनता है पॉपुलेशन के हिसाब से 22%। सिंध के 22% शेयर मिल दो पर एक सैकड़ों शेयर इनो हुआ। 50 लाख सिंध वासियन के, सिंधी मिसकिनन के, असांजी मायरन के, भेनरन के, इन बुजुर्गन के, गाॾे वारन के, मजूरन के 50 लाख माण्हुनि के 60 अरब रुपया ॾिना आहिनि। सिंध का शेयर बनता है 22%, 31% दिया है। और एक दो शहरों में सुनता जा, लाड़काना के लिए आपने क्या दिया? 2 करोड़ की दवाइयों की चोरी। आपने क्या दिया? एड्स। आपने क्या दिया? कुत्ते काटे हुए, कुत्तों से कटवाया बच्चों को। मेरे कप्तान ने क्या दिया? लाड़काना में भी 1,83,000 लोगों को 2 अरब और 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। लाड़काना के गरीबों को 2 अरब 20 करोड़ रुपए। बदीन के गरीबों को 2,48,000 लोगों को 2 अरब 99 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये किया लाड़काने वासियन के 2 अरब 20 करोड़ ॾिना मुझे कप्तान। तव्हां छा ॾींदो? आप सिर्फ ड्रामा, सिर्फ ड्रामा, सिर्फ ड्रामा। उसके अलावा झूठ 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 और झूठ, और कुछ नहीं। और उसके अलावा तालीम के ऊपर हुनैद भाई ज़रा बात करेंगे। और उसके बाद अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर लूँ। आप बात करते हैं सिंध के बजट में, आप कहते हैं कि हमने तनख्वाहें बढ़ा दी। भाई, तनख्वाहें बढ़ा दी आपने, क्यों चीज़ नहीं बढ़ाई? आपने तनख्वाहें बढ़ाई, बड़ा अच्छा किया। अगर हालात होते हमें ही बढ़ानी। सरकारी मुलाजिम को आज घर बैठे तनख्वाह मिल रही है। ऑफिस बंद है, तनख्वाह मिल रही है। इस कोरोना में मुतासिर सरकारी मुलाजिम नहीं हुआ। मुलाजिम हुआ दिहाड़ीदार, दुकानदार, डेली वेजर, प्राइवेट नौकरी वाला, स्टूडेंट जो प्राइवेट जॉब्स करते थे, ट्यूशन सेंटर वाले, सहाफ़ी जो बेचारे छोटे चैनलों में तो निकाल दिए गए। उनके लिए आपने क्या किया? आपने तनख्वाहें बढ़ाई, लेकिन हमने तो 60 अरब उनको दिए जिनको आज ज़रूरत थी। आप एक सरकारी बढ़ाकर, और उसके अलावा बात करते हो वीगो महंगी कर दी। अरे भाई, वीगो अगर महंगी कर दी तो मोटरसाइकिल सस्ती कर दी। वीगो महंगी हो गई, हाय हाय हाय, वीगो महंगी हो गई। रक्षा सस्ता हो गया, सिगार महंगा हुआ, तकलीफ है। इंपोर्टेड सिगरेट महंगी हुई, तकलीफ है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट महंगी हुई, तकलीफ है। बीबियों के मेकअप महंगी हुए, तकलीफ है। बच्चों के चॉकलेट ये बाहर वाली महंगी हुई, तकलीफ है। गरीबों का तो दूध सस्ता हुआ, कपड़ा सस्ता हुआ, जूते सस्ते हुए, दलिया सस्ता हुआ, चावल सस्ता हुआ, दाल सस्ती हुई। ये गरीब की चीज़ें सस्ती हुई, आपको तकलीफ है। वफाकी बजट में आपको पता है NFC का आजकल बड़ा दौर चल रहा है, 18वीं तरमीम। हम जो कहते हैं ना 18वीं तरमीम के जनाजे जो आपको दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अंदर अंगूठा, वो है 18वीं तरमीम के जनाजे। 18वीं तरमीम चाहिए, माल खपे, NFC के तहत पैसे चाहिए, PFC नहीं देना, बिल्कुल PFC नहीं देना है ताकि निचले ज़िलों तक जाए। वफाकी बजट जब स्टार्ट करते हैं, पिछले 2 सालों में 5,000 अरब हमने कर्जा और सूद वापस किया है। इस साल 2700 अरब रुपए हमने वापस करना है। जब फेडरल बजट स्टार्ट होता है ना, माइनस 750 अरब से होता है। सूबों को वो दिफा के देने के बाद माइनस 750 अरब से। अरे भाई, पैसे ले लो, अवाम पे तो खर्च करो। 18वीं तरमीम होनी चाहिए सिंध के अवाम के बेनिफिशियल। इसमें सिर्फ इनके ज़ाती कंपनियों को फ़ायदा हुआ, इनको फ़ायदा हुआ। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हुनैद भाई बात करें,
और इसके बाद समीर बात करते हैं। करीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज कराची के लिए बात करूंगा, जो सिंध की शहरग है, पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के लिए 70% रेवेन्यू इस शहर से जनरेट होता है। सिंध के रेवेन्यू का 95% रेवेन्यू इस शहर से जनरेट होता है। और इस शहर को इन्होंने इस बजट में दोबारा साबित कर दिया है कि ये शहर लावारिस है, ये शहर यतीम है और इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है। इस हुकूमत ने इस शहर को कुछ नहीं देना। इसने इस शहर को कचराची बनाया है, गंदगी का ढेर बनाया है। कचरा उठाने वाला कोई नहीं होता था। इस शहर को प्यासा, इस शहर के लिए कोई पानी की स्कीम नहीं, कोई पानी की लाइनें नहीं, पानी के अंदर गटर की लाइनें मिक्स, पानी के अंदर बीमारियां मिक्स। और K4 जो एक मंसूबा बनना था, आज इनकी 12 साल की हुकूमत के बावजूद वो इनकम्प्लीट है और उसके कंप्लीट करने का इनका कोई इरादा नहीं है। जो थोड़ा बहुत पानी 1100 मिलियन गैलन मिलना था कराची को, उसमें भी आधा मिलता है और उस आधे में भी धाबी जी के पंपिंग स्टेशन जो बनने थे वो नहीं बन रहे और K4 जो है वो नहीं बन रहा और पानी की लाइनें नहीं डल रही। जीरो डेवलपमेंट बजट। जिस तरह हमने 12 साल गुजार दिए इनकी हुकूमत में, उस तरह ये साल भी गुजर जाएगा और कोई डेवलपमेंट नहीं होगा इस शहर में। इस शहर के लोगों को रोजगार चाहिए। नौकरियां नहीं मिलती इस शहर के लोगों को और आगे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि रोजगार जो है उसके लिए जो हुनर चाहिए, जो स्किल चाहिए, उसके लिए एक भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन्होंने कराची में ना बनाया है, ना बनाने का इरादा है, ना बजट रखा है आगे भी। एजुकेशन, तालीम देनी है इधर के बच्चों को, लेकिन ये क्या तालीम देंगे जब उससे ये पैसा कमा रहे हैं। पेपर बेचते हैं, रिजल्ट बेचते हैं, डिग्रियां बेचते हैं। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया है। हर पाकिस्तानी शर्मिंदा है सिर्फ इस एक PIA के वाक़े के ऊपर। दुनिया के हर मुल्क ने एक्शन लिया। CNN के जो एंकर्स हैं वो भी हैरानगी से कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। मतलब जहाज के पायलट, उनकी डिग्रियां जाली। हर जगह हमारे पायलट्स को, हमारी एयरलाइन को जिस तरह इन्होंने दिवालिया कर दिया, बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, उसी तरह हर डिग्री का होगा। हमारे डॉक्टर भी कहीं और परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, हमारी डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी। हमारे इंजीनियर भी कहीं और जॉब नहीं कर सकेंगे, उनकी डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी। हमारे जो बाकी लोग यहाँ से बाहर निकल के जाते हैं अपने रोजगार की तलाश में, वो भी नहीं जा सकेंगे। जिस तरह हमारा ड्राइविंग लाइसेंस दुनिया में कहीं नहीं चलता, उस तरह हमारी डिग्री भी नहीं चलेगी। और वो इसी वजह से होगा क्योंकि इस किस्म के करप्ट लोग हमारे हुक्मरान हैं। अगर यही लोग हमारे हुक्मरान रहेंगे तो हम लोग प्यास से भी मरेंगे, भूख से भी मरेंगे, बीमारियों से भी मरेंगे, मच्छर के काटने से भी मरेंगे, कुत्तों के काटने से भी मरेंगे, कोरोना से भी मरेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं करना सिवाय पैसा बनाने के। कोरोना के ऊपर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सिर्फ लॉकडाउन किया है इन्होंने और कोई तैयारी नहीं की है। आज भी कोरोना के मरीज जो हैं दर बदर फिर रहे हैं, उनको एडमिशंस नहीं मिल रहे। एम्बुलेंसेस के अंदर लोग जो हैं वेंटिलेटर की तलाश में मर जाते हैं और ये सब आप लोगों को पता है, हर कराची वाले को पता है। कोई इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ पे नहीं बना रहे ये लोग। जो हैं साइट जो कुरंगी है उसका हाल आपको पता है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे आम आदमी कैसे अपनी गुर्बत से निकलेगा, मुल्क कैसे गुर्बत से निकलेगा। ये शहर अगर 70% मुल्क के रेवेन्यू देता है तो 7-10 गुना ज़्यादा दे सकता है, 700 गुना भी दे सकता है। इस मुल्क को कमा के दे सकता है, इस मुल्क को और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसको बढ़ने तो दें, इसको चलने तो दें। इस शहर को ही खाए जा रहे हैं दीमक की तरह और इनका कोई इरादा नहीं है इस शहर में कोई काम करने का। टूरिज्म में पूरे सिंध में गुंजाइश है, ना इन्होंने कोई काम किया है ना ये कोई काम करेंगे। तो मैं आज अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सिर्फ कराची के हद तक महदूद रखता हूँ, क्योंकि कराची का बजट आ गया है। कराची के हर शहरी को इस पे एहतजाज करना लाजिम है। अगर इस तरह हमने चलने दिया
तो कराची तबाह और बर्बाद हो जाएगा, हम सब शर्मिंदा हो जाएंगे। हमारे साथी हैं समीर मीर शेख साहब पार्टी के, ये बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तकरीर जो है थोड़ी मुख्तसर सी करूँगा क्योंकि मेरे सीनियर्स दोनों ने सारी डिटेल पे बात कर चुके हैं। मुझे 2020 का बजट जो आया उसमें बड़ा ही इंतहाई दुख हुआ। मैं समझता था कि अब बिलावल जरदारी जो हैं शायद अपनी वालदा के, अपने नाना के रास्तों पे चलना शुरू होंगे, क्योंकि पहले तो फुप्पो ने, पप्पा ने, सब ने पार्टी को टेक ओवर किया हुआ था, बट मैं समझता अब तो थोड़ा हाल बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब मैंने वजीर आला सिंध की तकरीर सुनी सिंध असेंबली में, बहुत दुख हुआ, इंतहाई दुख हुआ कि ये वो चीफ मिनिस्टर है इस हमारे सिंध का जिसने अपनी सिर्फ तकरीर में ऑपोजिशन पे एलिगेशंस, लोगों पे एलिगेशंस, एक अपना प्रोजेक्ट अपना नहीं बता सके। 12 साल की करप्शन पे कोई जवाब नहीं दे सके। पिछले बजट पे जो जो वादे कस्में की थी उसका एक जवाब नहीं दे सके। हमारे ऑपोजिशन लीडर फिरदौस नकवी साहब ने कहा ये मिस्टर ब्राइट हैं। ये मिस्टर ब्राइट तो हैं, लेकिन जो दाग इन लोग ने लगाए इस सिंध पे वो कभी साफ नहीं हो सकते। ये कोई ब्राइट भी इनके दाग साफ नहीं कर सकता हमारे इस सूबे पे जो इन लोग ने दाग लगाए। सईद गनी साहब आए, बड़ी 1 घंटे की स्पीच की कि आगे मैं ये करूंगा, आगे ऐसा हो जाएगा, आगे ऐसे नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। भाई तुमसे पहले जो वजीर था सरदार शाह, उसने भी ऐसे ही वादे किए थे। तुमसे पहले जो वजीर था निसार खोड़ो, उसने भी ऐसे वादे किए थे। उसका जवाब कौन देगा? जो 12 साल में तुम लोगों ने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया इस सिंध का, उसका जवाब कौन देगा? आज वजीर आला सिंध के खुद के हल्के में भैंसें बंधी हुई हैं। ये हाल है इनके तालीम का कि वहां कुत्ते घूम रहे हैं। तालीम के इदारों का तबाह बर्बाद इन्हें कर दी। ये बात, ना वहां डेस्क है, ना वहां छत है, ना वहां साफ पानी है बच्चों के लिए, ना टीचर्स हैं, वो भी आपने इनकॉम्पिटेंट गोश्त टीचर्स भर्ती कर दिए। आज जब स्कूलों को तबाही बर्बाद कर दी, अब यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़ गए। सिंध हुकूमत के जो भी फंडिंग होती है यूनिवर्सिटीज को, वो HEC के थ्रू जाती है। आज इन लोगों ने अपनी कमाई का खुद का जरिया बना दिया है। अपने मनपसंद वाइस चांसलर्स को डायरेक्ट पेमेंट्स करते हैं, HEC के बाद जाते ही नहीं है। HEC का इदारा तबाह बर्बाद हो गया है सिंध का। निसार सिद्दीकी साहब का कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दिए। मैं दुआ करता हूं कि इनको कुछ अक्ल आए कि IBA जैसे इदारे को अब तबाह बर्बाद ना कर दें, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि ये अपने मनपसंद लोगों को, इनकॉम्पिटेंट लोगों को लगाना चाहते हैं उधर। मैं सईद गनी साहब से सवाल ये करता हूं कि तुम बड़े अच्छे कपड़े पहन के, बड़ा खूबसूरत कोट पहन के आके तकरीर तो तुमने बड़ी लंबी चौड़ी की, अपने हल्के में तो जाके देखो, वहां गधे बंधे हुए तुम्हारी स्कूलों में, तुम्हारे स्कूल्स के अंदर गधे बंधे हुए। बच्चों को तो तबाह बर्बाद तुम लोगों ने किया, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। तो लिहाजा होश के नाखून लें। मेरे हलीम आदिल शेख साहब डिटेल में बात कर चुके, बस मैं इतना ही बोलना चाहता था कि मैं दुआ करता हूं कि शायद इनको कुछ होश आ जाए। जो मैनिफेस्टो लेके बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन के टाइम पे अपने हाथ में लेके पूरे सिंध में गुजरे थे, आप लोग सब सवाल करें किसी दिन इनसे कि उस मैनिफेस्टो के अंदर एक चीज, एक प्रोजेक्ट, एक वादा आज तक पूरा नहीं कर सके। पानी की बातें करते हैं, तुम लोगों ने वोट लिए झूठ बोल के लोगों से उस मैनिफेस्टो के अंदर कि हम जो है डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे, हम एजुकेशन पे ऐसा करेंगे, हम हेल्थ पे ऐसा करेंगे। वो सब लिखा हुआ है, किसी को चाहिए हो मेरे से ले लेना मैनिफेस्टो। एक वादा पूरा नहीं कर सके। थैंक यू जी। हाजिर। देखिए जी, इमरान खान ने अगर कहा था कि उस वक्त का वज़ीर आज़म चोर है,
वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबित हो गया कि वज़ीर आज़म चोर है। और इमरान खान का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब वो चोर वज़ीर आज़म के केस गए तो रजिस्टर्ड चोर क्या, डाकू क्या, सबसे बड़ा डाकू साबित हो गया इमरान नवाज शरीफ और फारिग हो गया। सर मैं जवाब मेरी मर्जी के आगे आ रहा हूँ ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में तफसील अपने खड़े होकर तमाम इल्ज़ामात के जवाब दिए और उससे वो बाहर निकल कर आ गए। इस ये तो है चोर का जवाब। आज भी मैंने जैसे आपको पहले बताया, हर वक्त की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। आज भी वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया में 112% कीमतें ऊपर गई हैं। आलमी मंडी में 112% ऊपर गई हैं और हमने सिर्फ 23% बढ़ाई हैं। और दूसरा जवाब यह है कि खित्ते की सबसे कम कीमत जो है वो पाकिस्तान में है। और तीसरी बात यह है, अगर अय्यारी मक्कारी शामिल होती जैसे कि पहले हुक्मरानों में होती थी, इतने पैसे कम ही नहीं किए जाते, 10 रुपये कम कर दिए जाते, 10 रुपये बढ़ा दिए जाते। इमरान खान साहब ने कहा कि एक एक दिन भी अगर 1 रुपये का फ़ायदा भी किसी को मिला है तो मिलना चाहिए। तो लाज़मी बात है जब सच करते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह आवाम की खिदमत इसी तरीके से करते रहें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लसानियत पे यकीन नहीं रखती। हमें तो पता ही नहीं होता कि जो आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लसानियत पे यकीन नहीं रखते, हम पाकिस्तानियत पर यकीन रखते हैं। और उसके अलावा जो आपने बात की कि हमने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि ये 23 अरब के मंसूबे तो सिर्फ SIDCL से चल रहे हैं। दूसरी बात, 18वीं तरमीम मौजूद है। 18वीं तरमीम से जान छुड़वा दीजिए, हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। जब हम डायरेक्टली कुछ करना चाहते हैं तो वो कहते हैं हमला हो गया। यहाँ तो अस्पताल भी लेना चाहते हैं, कहते हैं हमला हो गया। 18वीं तरमीम में 650 अरब पिछले साल आए थे, इस दफ़ा भी आने हैं। फेडरल गवर्नमेंट पैसा देता है सूबे को और सूबे को इम्प्लीमेंट करना होता है। उससे हट के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स SDG गोल्स के तहत इस वक्त हमारे MNAs के हलकों में काम शुरू है, काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे MPA MNAs इसमें रमज़ान में भी अपनी जेब से अवाम के दरमियान राशन बांटते हुए नज़र आए हैं पूरे कराची के अंदर, और जबकि सरकार नज़र नहीं आई। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हर गली महल्ले में तरक्याती काम जारी हैं और SIDCL के तहत मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। और इंशाअल्लाह 23 अरब के मैंने बताया कि पूरे SIDCL के तहत हो रहे हैं, 7.5 अरब के SIDCL के तहत कराची में भी शुरू हो चुके हैं। तीन सवाल है ना, 3 सवाल है, मैं भूल लगा था। एक मिनट उठाइए। एक आपने कहा हवाबाजी, दूसरा MPA, तीसरा 25 रुपए। जी मैंने बता दिया कि आलमी मंडी में जब 112% महंगा हो गया तो भाई 25% महंगा करना तो मजबूरी थी। 112% जब कोई चीज़ आ रही है, मिसाल की बात है महंगी, अल्टीमेटली अपने जब सस्ता भी तो हुआ ना, 50 रुपए ज़्यादा सस्ता भी हो गया। 120 रुपए से
₹75 पे आ गया, तो उस वक्त सस्ता भी हुआ। मिला जी, वो माफियाज थी, उसको भी वो जो जिनको नहीं मिला, इनके जवाब दे दो पूरा। एक जवाब कर लेना। ये आज की नहीं है, ये जो 110% बढ़ी है, ये एक तकरीबन 1.5 महीने पहले की कीमत है, जब ये बढ़ चुकी थी। उसका ट्रिकल डाउन महीना तकरीबन होता है उसके अंदर। दूसरा आपने कहा सईद आफरीदी साहब, यहाँ कल्चर था जहाँ भी कोई डेवलपमेंट हो उसे ठेकेदारों से पैसे भत्ते लेते थे लोग, इलाके के जो माफियाज होते थे। उस इलाके में एक माफिया का बंदा था जिसका इलाके में कंट्रोल है, उसने ग्रीन बेल्ट पे पेट्रोल पंप बनाया हुआ है। उस पूरे इलाके से पहले एक और जमात का था जो थी सियासी लेकिन थी लसानी जमात, उसका वो करता धरता था मिस्टर गुल शाह या गुलाब शाह। उसके बगैर कोई चिड़िया पर नहीं मारा करती थी। जब वो गए तो उन्होंने ठेकेदार से भत्ता लेना चाहा। हमारे यहाँ ठेकेदार ना भत्ता दे सकता है, भत्ता ले सकता है, ना एमपीए भत्ता दे सकता है, ना भत्ता ले सकता है। जब तक तरक्याती काम हो रहा था उसके ऊपर जब उन्होंने काम को रोका, एमपीए साहब ने काम कराना था, रोड्स बन रही थी, उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया कि पहले हमारा हिसाब किताब दो, और उसके बाद कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा बस। बोल रहे हैं एहसास प्रोग्राम के थ्रू पूरे सिंध को दिया है जी। कौन सा मैं पूछता हूँ? एहसास प्रोग्राम के थ्रू भी तो दिया है ना, ये भी एक अचीवमेंट है। जी बोले सबसे अहम चीज़ जो खान साहब ने दी, आवाज़ दी है। आज जो तुम हमसे सवाल कर सक रहे हो ना, ये खान साहब ने आवाज़ दी। तो सिंध में आज एक एक बंदा उठ खड़ा हो रहा है। यही के लोगों को निकाला था आज से 6 महीना पहले जनवरी में, फिर वो कोर्ट में गए थे, उन्होंने स्टे ले लिया। इस वाक़े के बाद उस वक्त से उनकी डिग्रियाँ सिविल एविएशन जो है वो चेक करनी थी, इसमें चेक करके रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अलीम भाई ये डिग्री के मामले में जाएंगे। हाँ जी ठीक है, ले लो यहाँ से। इसो तव्हां सवाल कयो त सिंध गवर्नमेंट 12 साल में तबाह करे छॾियो। उर्दू में भी देता हूँ। तव्हां सवाल कयो त सिंध गवर्नमेंट जो 12 साल में तबाह कयो आहे, आइनी इख्तियार छो त इस्तेमाल न कयो। इस आइन में जो भुट्टो साहब ने बनाया था 73 में, उसमें भी आइन का 149(4) भी मौजूद है, जो कि 18वीं तरमीम में रज़ा रब्बानी ने ख़त्म नहीं किया। वो ये कि जी अगर कोई सूबा सही परफॉर्म ना कर रहा हो, आर्टिकल 149(4) के तहत उससे मतलब माशी तौर पे उसको डायरेक्शन दी जा सकती है। मतलब उसको बताया जा सकता है कि भाई ये पैसे, इससे दवाई ख़रीदो, इससे वेंटिलेटर ख़रीदो, इससे स्कूल बनाओ, इससे ये करो। दूसरा है, अगर फिर भी बाज ना आए तो आइन का 235 ये भी भुट्टो साहब के आइन में मौजूद था, भुट्टो साहब ने बनाया, और 2011 में 18वीं तरमीम के तहत जो कि पीपल्स पार्टी और नून ने बनाई जरदारी साहब के दौर में, उसमें भी इसको ख़त्म नहीं किया गया। अगर किसी सूबे में मामलात, फाइनेंशियल मामलात ख़राब हो जाते हैं तो आइनी तौर पर सेक्शन आइन के आर्टिकल 235 के तहत फाइनेंशियल एमरजेंसी लग सकती है। ये भी आइन में मौजूद है। अगर ये भी ना हो तो उसी वही आइन कहता है, अगर 144 में भी ठीक ना हो रहा हो, 235 में भी ठीक ना हो रहा हो, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का आइन और 18वीं तरमीम रज़ा रब्बानी साहब ने जो बनाई और जरदारी साहब ने मंजूर कराई, उसके अंदर ये है आर्टिकल आइन के 234 के तहत सूबों में गवर्नर राज भी लग सकता है। हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते ठीक हो जाओ, करप्शन बंद करो, लुटेराबाजी बंद करो, सिंध को लूटना बंद करो, सिंध के अवाम के हकूक उनको दो, सिंध में जिस लिए पैसा आता है उस काम पे लगाओ। वरना हम तो हमेशा वफाक से कहते हैं, अगर हमारे सिंध के लोग भूखे हैं, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, तो फिर 149 से बिस्मिल्लाह करें, 235 तक जाएं, और जहाँ तक हमें सिंध के 6 करोड़ लोगों को पानी देना है, दवाई देनी है, किताब देनी है, राशन देना है, उसको मदद करनी है हमने।
देखिए, हमें कोई खबरें नहीं बनवानी होती, हेडलाइन में दे दूं, हमें वही बात करनी है। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम कोई ऐसा काम नहीं चाहते अनरेस्ट पैदा हो, हम कोई ऐसा काम नहीं चाहते कि वो फील कराएं। चूँकि ये फ़ौरन कहेंगे सिंध पे हमला हो गया, हम कहते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए, इनका ये आवाम में काम करने लगे। हम कोई ऐसा गैर आईनी काम चाहते नहीं। हम 18वीं तरमीम, हम सिंध कार्ड नहीं खेलने देंगे, सिंध कार्ड डिस्कार्ड करा देंगे इनका। हम 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं चाहते, हम चाहते हैं 18वीं तरमीम सही तरीके से सिंध के अवाम पे इस्तेमाल हो। बल्दियाती सिस्टम का वक्त जो है वो पूरा हो रहा है और हमेशा जमहूरी हुकूमतों में आखिरी सवाल, ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाई थी, तो आखिरी हुकूमत इलेक्शन करवाने जा रही। दूसरा ये कि फवाद चौधरी ने जो कहा है कि 6 महीने का अल्टीमेटम है, उसके बाद अगर हमारी गवर्नमेंट की बात करती है छीना हुई तो हम चले जाएंगे, भेज दिया जाएगा। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, अपनी वजारत, उन्होंने कहा कि जी तमाम वजीरों को कहा है 6 महीने के अंदर अपने मामला ठीक करो। कप्तान का यही होता है कि जी अगले 6 ओवरों में 50 रन बनाने हैं, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो कप्तान ने अपनी टीम को कहा है कि इस 6 महीने में परफॉर्मेंस बेहतर करो। ये अल्टीमेटम जो भी है अब हमारे टीम के कप्तान का टीम के प्लेयर्स के लिए है, ये एम्पायर्स का अल्टीमेटम नहीं। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम इधर बैठे हैं, अगले 5 साल भी बैठे हैं, आवाम की खिदमत करेंगे मेहरबानी। हाँ, बल्दियाती इलेक्शन आखिरी क्वेश्चन है। बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीन रखती है डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे। हम चाहते हैं जैसे हमने केपी में और पंजाब में विलेज काउंसिल तक डायरेक्ट पैसे जाएंगे, डायरेक्ट, ये नहीं होगा सूबे में आ जाएं, इसके पास आ जाएं। हम चाहते हैं सिंध में डेवोल्यूशन प्रॉपर हो और हम चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए अच्छे कानून के साथ। लेकिन इस वक्त ये जो गाड़ियाँ दी जा रही थी ना, 400 गाड़ियाँ DCs को 4.25 अरब की, ये इसलिए दी जा रही थी, रिश्वत थी। ACs को, DCs को, मुख्तारकारों को रीवो की रिश्वत थी कि भाई जाओ और डिलिमिटेशन हमारी मर्जी करो, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी है। 200 गुम है। मेरा ख्याल है कि मेरा जहाँ दोनों बातें, पहली क्या थी, आपने क्या कहा था हैं? मैंने पहले बताया अगर वसाइल होते तो गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी और ज़रूर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस कोरोना की एमरजेंसी में पहला हक रिलीफ का उनका था जिनका रोज़गार ख़त्म हो चुका है। इसलिए हमने पूरे पाकिस्तान में 193 अरब बेरोज़गार लोगों के लिए दिया। 193 अरब, 1 करोड़ 61 लाख लोगों को 193 अरब दिए। इन्होंने अगर मुलाजमीन को दे दी तो बड़ा अच्छा कर दिया, लेकिन बेहतर ये होता कि उन गरीबों के लिए भी कुछ रखते। और दूसरा, अच्छा हाँ, बजट पास की बात की है। ये जब वो चेयरमैन सेनेट का मसला हुआ था तो भी लोग बगले बजा रहे थे, फंस गए, पास हो गया। उसके बाद वो आर्मी चीफ की तरमीम थी, उसके ऊपर भी बगलें बज रही थी, फंस गए, पास हो गया। बड़े बड़े लोग बातें कर रहे थे, सब कुछ ठीक हो गया। इंशाअल्लाह कल ज़बरदस्त अक्सरियत से पास होगा, ठीक पास होगा। अब कौन खाने में आ रहा है, कौन खाने में नहीं आ रहा, ये इशू नहीं है, लेकिन हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमारे इत्तेहादी हमारे मोहतरम हैं, हमारे इत्तेहादियों के कुछ खदशात हैं, इंशाअल्लाह उनको दूर करेंगे, उन्हें मुतमईन करेंगे। बजट इंशाअल्लाह कल शाम को इस वक्त तालियां बजा रहे होंगे, बजट पास हो चुका है।